अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। करेक्ट? क्या शुरू होता है बेटा? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जी। ठीक है भाई, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में। इसकी ज़रूरत आई थिंक होती नहीं होगी। इसकी ज़रूरत क्यों होती होगी? बच्चों को स्पीकर में आवाज आए इसलिए, और कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग में आवाज आएगी। ठीक, कई काम करने पड़ते हैं जिंदगी में एक साथ। हाँ जी, सबसे पहले बेटा जी जो है आपको पढ़ना है नॉन पोलर न्यूरॉन। नॉन पोलर न्यूरॉन पढ़ेंगे या ए पोलर न्यूरॉन पढ़ेंगे या जो है बेटे प्रिमिटिव न्यूरॉन पढ़ेंगे। ठीक है भाई, प्रिमिटिव न्यूरॉन। करेक्ट बच्चा? प्रिमिटिव न्यूरॉन। ठीक, तो यहां से जो है अगर आप देखो नॉन पोलर न्यूरॉन, तो इसकी खासियत क्या है? नॉन पोलर न्यूरॉन का मतलब बेटा जी इसमें या तो प्रोसेस नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे? प्रोसेस। और या तो अगर प्रोसेस प्रेजेंट होंगे तो दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। करेक्ट बच्चा? अगर प्रोसेस प्रेजेंट होंगे तो प्रोसेस आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू, बोलिए, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। इज इट क्लियर? तो एक्सॉन और डेंड्रॉन में अगर कोई प्रोसेस डिफरेंशिएटेड नहीं है, इट मींस नर्व इंपल्स का डायरेक्शन किसी भी तरफ हो सकता है, क्योंकि आप तो जानते हो एक्सॉन का मतलब ये होता है कि नर्व इंपल्स की डायरेक्शन किधर होगी बच्चा जी? एक्सॉन में अवे फ्रॉम द साइटोन एंड डेंड्रॉन में टुवर्ड्स द साइटोन। तो यहां पर लिखेंगे प्रोसेसेस आर एब्सेंट। नॉन पोलर में प्रोसेसेस आर एब्सेंट, प्रोसेसेस आर एब्सेंट, और इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होंगे, इफ प्रेजेंट, comma, they are not differentiated into dendron and axon. They are not differentiated into dendron and axon. करेक्ट बच्चा? एग्जाम्पल लिखेंगे भैया। ये सबसे पहली बात बेटा जी डेवलप हुआ है हाइड्रा में, दैट इज सिलेंट्रेट में। किसमें? सिलेंट्रेट्स में। किसमें? सिलेंट्रेट में। आपको एक बात मैंने बताई थी एनिमल किंगडम पढ़ाते वक्त, सिंपलेस्ट न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन जो है कहां पर पाया जाता है? सिलेंट्रेट में। दूसरी बात, सबसे पहली बार नर्वस सिस्टम अगर कहीं डेवलप हुआ तो कहां हुआ? नोट करके लिख दीजिए, फर्स्ट टाइम नर्वस टिश्यू डेवलप्ड इन, थोड़ा तेज लिखो भैया, फर्स्ट टाइम नर्वस टिश्यू डेवलप्ड इन सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट, एंड दे हैव सिंपल न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन। यस, हेडिंग डालिए बेटा जी, यूनिपोलर न्यूरॉन। क्या हेडिंग डालेंगे भाई? यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन, फटाफट लिखिए, यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन लिख दिया। देखो बेटे, यहां पर अगर आप प्रोसेसेस की बात करिए तो मात्र एक प्रोसेसेस प्रेजेंट है। कितने प्रोसेस हैं? सिंगल। और वो सिंगल प्रोसेस जो है बेटा जी काम करेगा किसकी तरह? एक्सॉन की तरह काम करेगा। बोलिए, वो किसकी तरह काम करेगा भैया? एक्सॉन। देखिए मैंने लिखा भी नहीं है, मुझे पता चल रहा है कि दिस इज एक्सॉन बिकॉज नर्व इंपल्स कंडक्शन इज अवे फ्रॉम द साइटोन। दिस इज योर साइटोन। तो लिख देंगे, बनाते चलेंगे डायग्राम, डायग्राम बनाते चलेंगे, लिखेंगे सिंगल प्रोसेस प्रेजेंट, सिंगल प्रोसेस प्रेजेंट, सिंगल प्रोसेस प्रेजेंट which act as axon,
सिंगल प्रोसेस प्रेजेंट विच एक्ट एज एक्सॉन, करेक्ट। अब बेटा जी एग्जाम्पल लिखेंगे आप, एग्जाम्पल लिखिए न्यूरॉन फाउंड इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, इज इट करेक्ट? वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में जो है बेटा जी पाया जाता है किस टाइप का न्यूरॉन? यूनिपोलर। क्लियर है ये बात? थर्ड लिखिए बाईपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन, सही है भाई? तो लिखेंगे टू प्रोसेसेस प्रेजेंट आउट ऑफ विच वन एक्ट एज डेंड्रॉन, समझ गए हैं आप, एंड अदर एक्ट एज, बोलिए एक्सॉन, अदर एक्ट, वन एक्ट एज डेंड्रॉन एंड अदर एक्ट एज एक्सॉन। क्लियर है बेटे जी? अब देखिए भैया यहां पर अगर बेटा जी मैं बात करूं बाईपोलर न्यूरॉन की, तो दे आर मोस्टली फाउंड इन योर सेंसरी ऑर्गन। कहां पर पाए जाते हैं? सेंसरी ऑर्गन, जैसे कि रेटिना में, जैसे कि इनर ईयर में, जैसे कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के पास। तो लिखेंगे बाईपोलर न्यूरॉन आर एग्जांपल, bipolar neuron are commonly found in सेंसरी ऑर्गन। कहां पर पाए जाएंगे भैया? सेंसरी ऑर्गन सच एज रेटिना, इनर ईयर एक्सेट्रा, इनर ईयर एक्सेट्रा। करेक्ट बेटा जी? हेडिंग डालिए बच्चे मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन लिखेंगे मेनी प्रोसेसेस आर प्रेजेंट, ठीक है भैया? मेनी प्रोसेसेस आर प्रेजेंट आउट ऑफ विच one act as axon and remaining act as, बोलिए डेंड्रॉन, one act as axon and remaining act as dendron। हाँ जी, many processes are found डॉट देखे आउट ऑफ विच वन एक्ट एज एक्सॉन एंड रिमेनिंग एक्ट एज, बोलिए बच्चा डेंड्रॉन। एग्जाम्पल लिखिए मोस्ट न्यूरॉन्स ऑफ वर्टिब्रेट, मोस्ट न्यूरॉन्स ऑफ वर्टिब्रेट, मोस्ट न्यूरॉन्स ऑफ वर्टिब्रेट। और इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जरूर मेंशन करिए कॉमा करके सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसका जिक्र मैं दोबारा भी करूंगा जब हम लोग सेरिब्रम पढ़ेंगे बेटा जी। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये आपके सेरिब्रम में काफी अबंडेंट है बेटा, इज इट क्लियर? ये सेरिब्रम में आपके काफी अबंडेंट है मल्टीपोलर न्यूरॉन। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा फिफ्थ लिखेंगे स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। हाँ जी भैया, इसकी खास बात क्या है बेटा जी? इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर जो है साइटोन तो है ये, इसका स्ट्रक्चर एकदम से यूनिपोलर जैसा है। देखिए साइटोन से कितने प्रोसेस निकले? एक, लेकिन ये बाद में कितने बार ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा? दो, है ना? बाद में कितने ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा? दो। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटे? स्यूडो यूनिपोलर। लिखेंगे सिंगल प्रोसेस अराइजेज फ्रॉम द साइटोन, single process arises from the cytone, single process arises from the cytone, लिखा बच्चा, which divided into two branch। यस, एग्जाम्पल लिखेंगे
डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और स्टार लगा के रखिए कि बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड आपने अभी नहीं पढ़ा है। स्टार का मतलब बाद में पढ़ाना है। डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। बोलिए बच्चा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि हम ये बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड अभी आपने पढ़ा नहीं है। तो ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ। सेकेंड, आगे हेडिंग डालो बेटा, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। दोबारा हेडिंग डालिए बच्चा, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, फिर से हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, फिर से हेडिंग डालिए। ठीक है भाई, अब आप ध्यान से देखिए इधर बच्चा, ये आपका क्या है, CNS, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आर यू ओके? तो दिस इज कॉल्ड ए CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखिए, जैसे क्या घोड़े की तरफ उधर देख रहा है, तो अब जो है जैसे किसी ने आपको यहां पर मान लीजिए मारा, आपको नहीं मारा, मुझे मारा, सही है, मुझे मारा, तो यहां पर किसी ने रिसीव किया स्टिमुलस को। मारना इज ए स्टिमुलस। किसी ने बर्फ रख दिया, आइस रख दिया, स्टिमुलस। किसी ने फायर रख दिया, स्टिमुलस। एनी चेंज इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज स्टिमुलस। तो यहां मान लीजिए मैंने अपने आप को पेन से मारा, तो यहां पर किसी ने रिसीव किया इंफॉर्मेशन को, कोई लेके गया कहां तक, ब्रेन तक, कोई लेके गया ब्रेन में, उसका क्या हुआ, इंटरप्रेटेशन। क्या हुआ, एंड एनालिसिस, इंटरप्रेटेशन एंड। तो बोला गया ब्रेन से, इंफॉर्मेशन भी यहां तक फिर भेजा गया, हाथ हटाओ, किसी ने आपको मारा। ये सब मिली सेकेंड में होता है, ये नहीं कि 1 घंटे में होगा। पता लगा जो है आपने मारा और कल हाथ उठा रहे हो, तब तक कुट-कुटा के आ गए हो, बोलो, है ना? तो तुरंत लगेगा, मिली सेकेंड में होगा, माइक्रो सेकेंड में सब एक्शन होगा। मारा तो बॉडी से इंफॉर्मेशन जा रही। देख बेटी, ये मान ले आपकी क्या हो गई, बॉडी। आर यू ओके? क्या हो गया बेटा जी, बॉडी से कोई इंफॉर्मेशन को लेके CNS तक जा रहा। एरो पर ध्यान रखिए, बोलो। तो आपको मैंने सिखाया है कुछ बेसिक बातें, इसे यू कैन से सेंसरी न्यूरॉन या एफेरेंट न्यूरॉन। याद करिए, ये बात हो चुकी है। बोलिए, ब्रेन में इस इंफॉर्मेशन को कोई इंटरप्रेट करेगा, एनालाइज करेगा, सही है। ब्रेन में ऐसे कई एरियाज होते हैं, बोलिए भाई, और इस एरिया को प्यारे बच्चों बोला जाएगा, नाम दिया जाएगा, इंटर न्यूरॉन वाले ये हैं। कौन से हैं, क्या होते हैं ये, इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन ये ब्रेन में चीजों को इंटरप्रेट करेंगे और क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, और बाद में प्यारे बच्चों इंफॉर्मेशन को रिटर्न कहां भेजा जाएगा, बॉडी के पास। एरो पर ध्यान दीजिए। तो ये दूसरा हो गया। थर्ड विल बी कॉल्ड एज मोटर या इफेरेंट न्यूरॉन। बोलिए भैया, इफेरेंट न्यूरॉन। कोई भी चीज जो है बेटा जी, मोटर या इफेरेंट न्यूरॉन जो होती है, वो ब्रेन से बाहर की तरफ इंफॉर्मेशन लाती है और सेंसरी ब्रेन की तरफ लेके जाती है। तो सेंसरी न्यूरॉन का पर्पज हो गया बॉडी टू CNS, मोटर का पर्पज हो गया तो बॉडी इंफॉर्मेशन लेके आना एक्शन के लिए, और बेटा इंटर न्यूरॉन जो है आपके ब्रेन में चीजों को इंटरप्रेट करते हैं और एनालिसिस करते हैं। और सुनिए ध्यान से, अब काम की बात। ये जैसे एक इंटर न्यूरॉन का बंडल हो गया, ग्रुप हो गया, क्लस्टर हो गया। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, आपके ब्रेन में जगह जगह इंटर न्यूरॉन होते हैं। क्या होते हैं, इंटर न्यूरॉन के क्लस्टर होते हैं। क्या होते हैं, इंटर न्यूरॉन के। और हम इंटर न्यूरॉन के क्लस्टर को बेटा जी बोलते हैं आपके विशेषकर ब्रेन में यानी सेरिब्रम में एसोसिएटिव एरिया। कहां पर बोलिए, ये मेनली ब्रेन में है और CNS में है, और सॉरी सेरिब्रम में है। एसोसिएटिव एरिया, बोलिए एसोसिएटिव एरिया का काम क्या है। एक तो इंटर सेंसरी कम्युनिकेशन, क्या काम है, दूसरा जजमेंट
जजमेंट, मेमोरी, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूं, मैं कुछ, एक बच्चे ने मुझे बोला सर, क्या बोला सर, तो मैं ऐसे घूमूंगा। उस बच्चे को सुना कैसे मैंने, नहीं, ईयर से। फिर देखा किससे मैंने, फिर मैंने बोला किससे, बोल बेटा, बोलो। तो ये तीन सेंस ऑर्गन कनेक्ट हो गए कि नहीं, इसे यू कैन से इंटर सेंसरी कम्युनिकेशन कहलाते बेटा। फिर जरूरत ही क्या आने की, इंटर सेंसरी कम्युनिकेशन। बोलो, मेमोरी, जजमेंट समझते हो, आगे डिटेल में बात होगी। दो सेंस ऑर्गन के बीच में इंटरेक्शन करना, कम्युनिकेशन करना इज कॉल्ड एज इंटर सेंसरी कम्युनिकेशन। बोलो, तो एसोसिएटिव एरिया का काम क्या क्या है, इंटरसेंसरी कम्युनिकेशन, मेमोरी, जजमेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताइए, एसोसिएटिव एरिया बने किसके होते हैं बच्चा पार्टी, इंटर न्यूरॉन। हमेशा याद रखना, देखो स्मॉल मैंने दिखाए हैं, स्मॉल होंगे, हाईली ब्रांच होंगे और अनमाइलिनेटेड होंगे। स्मॉल होंगे, हाईली ब्रांच होंगे और माइलिनेटेड। पढ़ाया है कि नहीं, पढ़ाया है ना। तो ये कैसे होंगे इंटर न्यूरॉन, अनमाइलिनेटेड होंगे। बोलो, इज इट क्लियर, लिखेंगे बेटा। हाँ, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऐसे पहले बनाएंगे ना, कुछ हाथ पांव चलाते रहा करो, बैठे रहते हो स्टैचू की तरह, हैं, हाथ पांव थोड़ा चलाया करो। जब जो है मैं लिखता रहूं चोरों की तरह कुछ कुछ बनाते रहा करो, बैठे रहते हो स्टैचू के। मैं तो कुछ नहीं बोलता किसी को, बस मुझे देखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बोलो, हाथ बांध के बैठे हो मेहंदी लगा के, सुकून में जिंदगी चल रही है। ओ घोड़े, अब छोड़ दे जो हुआ, आगे बढ़। हाँ, पहला लिखेंगे सेंसरी, दैट इज एफेरेंट न्यूरॉन। सेंसरी, दैट इज एफेरेंट न्यूरॉन। सेंसरी, दैट इज एफेरेंट न्यूरॉन लिखेंगे। दीज न्यूरॉन कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी टू सीएनएस। फटाफट, दीज न्यूरॉन कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी टू सीएनएस। बोलो बच्चा। सेकेंड, इंटरन्यूरॉन। They are involved in interpretation and analysis of information. Interpretation and बोलो, अच्छा, analysis of, बोलो बे, information. Next one, they are present in CNS. वेरी ऑब्वियस है, कहां प्रेजेंट होंगे, थर्ड लिखेंगे भैया, मोटर, दैट इज इफेरेंट न्यूरॉन। मोटर, दैट इज इफेरेंट न्यूरॉन। मोटर, दैट इज इफेरेंट न्यूरॉन। मोटर, दैट इज इफेरेंट न्यूरॉन लिखेंगे। दे कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएनएस टू द बॉडी। They carry information from CNS to the body. They carry information from body, क्या, CNS to body. ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखेंगे भैया, हेडिंग डालिए सब हेडिंग एसोसिएटिव एरिया। सब हेडिंग डालिए एसोसिएटिव एरिया। एसोसिएटिव एरिया, एसोसिएटिव एरिया लिखेंगे। इन आवर ब्रेन, इन आवर ब्रेन, इन आवर ब्रेन, कॉमा, ग्रुप ऑफ इंटरन्यूरॉन, ग्रुप ऑफ इंटरन्यूरॉन, ग्रुप ऑफ इंटरन्यूरॉन फॉर्म एसोसिएटिव एरिया। फॉर्म एसोसिएटिव एरिया लिखा भैया। फॉर्म एसोसिएटिव एरिया एट सर्टेन प्लेसेज। सही है भैया, डॉट देखिए। एसोसिएटिव एरिया आर रिलेटेड विथ इंटरसेंसरी एसोसिएशन, इंटरसेंसरी एसोसिएशन,
इंटरसेंसरी एसोसिएशन या कम्युनिकेशन, कॉमा करके कम्युनिकेशन, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, कम्युनिकेशन, लिखा भैया? हाँ, कॉमा मेमोरी, जजमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, interneurones are small, highly branched and unmyelinated. Interneurons are small, highly branched and unmyelinated. Are you okay? बोलो बच्चा। अनमाइलिनेटेड, क्लियर है भाई? अनमाइलिनेटेड नोट करके लिख दो, बाद में क्लियर किया जाएगा, डोंट वरी। एसोसिएटिव एरिया नाइदर सेंसरी नॉर मोटर, ओके, नाइदर सेंसरी नॉर मोटर। एसोसिएटिव एरिया नाइदर सेंसरी नॉर, नहीं लिखा? अच्छा जी, हाँ बेटा जी, ये बात हुई आपकी बेसिक्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। आपने बेसिक्स ऑफ न्यूरॉन को पढ़ने के लिए सबसे पहले बात करी है किसके विषय में? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, उसके बाद न्यूरॉन के पार्ट, तीसरा आपने बात किया माइलिनोजेनेसिस, माइलिनोजेनेसिस के बाद आपने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करी, और अब हम न्यूरॉन के फिजियोलॉजी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हेडिंग डालिए फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन, हेडिंग डालिए फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन, हेडिंग डालिए बेटे फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन। ओके, क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चा? हम फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन। ओके भैया, और फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन बेटे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले नर्व फिजियोलॉजी के फंडामेंटल्स, बेसिक्स, जहां से मैं आपके माइंड में क्वेश्चन जनरेट करूंगा, और बाद में पढ़ूंगा मैकेनिज्म, जवाब दूंगा उसका क्वेश्चन का। तो अभी सब हेडिंग डालिए फंडामेंटल्स ऑफ नर्व फिजियोलॉजी। क्या हेडिंग डाला? फंडामेंटल्स ऑफ नर्व फिजियोलॉजी। आर यू ओके? फंडामेंटल्स ऑफ नर्व फिजियोलॉजी, सही है भैया? फंडामेंटल्स ऑफ नर्व फिजियोलॉजी, बोलिए फंडामेंटल्स ऑफ नर्व फिजियोलॉजी। देख बेटे, हम दो पार्ट में नर्व फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। पहला कंपोनेंट हमारा ये है कि इसमें हम लोग बात करेंगे बेसिक्स की, और बेसिक में मैं आपके माइंड में 10-12 क्वेश्चन जनरेट कर दूंगा। करेक्ट? क्या जनरेट करूंगा? और फिर जब हम लोग पिताजी क्या शुरू करेंगे? मैकेनिज्म, तो उसमें इन सारे क्वेश्चन का मैं क्या करूंगा? आंसर दूंगा। आप क्लियर हैं? आप क्लियर हैं? क्या पढ़ने जा रहे हैं? पहले क्वेश्चन। माइंड में आपके क्वेश्चन जब तक नहीं आएगा तब तक सोल्यूशन कैसे आएगा? आंसर कैसे आएगा? तो फंडामेंटल में हम क्या पढ़ेंगे? बोलिए। हाँ, नहीं तो आपको लगेगा पढ़ाते जा रहे हैं, पता नहीं क्या बोलते जा रहे हैं, जवाब नहीं मिला। बोलिए भाई। तो फंडामेंटल्स ऑफ नर्व फिजियोलॉजी, सबसे पहला फंडामेंटल, ध्यान दीजिए बेटा जी, यहां पर हेडिंग डालिए फंडामेंटल में एरिया ऑफ कंडक्शन, एरिया ऑफ कंडक्शन। आर यू ओके? एरिया ऑफ कंडक्शन, एरिया ऑफ कंडक्शन। पिछले जन्म में घोड़ा था क्या बे तू? तेरी शरीर अकड़ती रहती है अजीब सी, हैं? काबू भी नहीं रहता तो। हाँ, एरिया ऑफ कंडक्शन। अगर एरिया ऑफ कंडक्शन की बात करें तो इस डायग्राम को थोड़ा सा काबू में आके देखिए। ये एक न्यूरॉन बना रहा हूं, न्यूरॉन के बेटा जी ये डेंड्रॉन है, और डेंड्रॉन से निकलेंगे डेंड्राइट मेरे बच्चे। आर यू ओके? और एक लॉन्ग प्रोसेस निकलेगा, दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सॉन। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूरॉन की एंडिंग, नर्व एंडिंग टीलोडेंड्रिया, आपको पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेज में जो ये डेंड्राइट है बेटा जी, ये किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। क्या करते हैं बोलिए?
स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, नर्व इंपल्स जनरेट होगी, डेंड्रॉन से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन के एंडिंग तक पहुंच गई। सही है। मान लीजिए मैंने अपने आप को यहां मारा, तो यहां से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक आनी है, तो इतनी बड़ी न्यूरॉन नहीं है कि ये न्यूरॉन यहां से चल के यहां तक घुस जाएगी सीधे। कई न्यूरॉन है, 1 2 3 ऐसे पहुंचेगी। अरे बोलो, मतलब मेनी न्यूरॉन ज्वाइन टुगेदर। तो मेनी न्यूरॉन ज्वाइन टुगेदर बच्चा जी, तो यहां पर दूसरी न्यूरॉन को ज्वाइन करा दे मेरे बच्चे, और दूसरी न्यूरॉन का ये डेंड्राइट ले आ। आर यू ओके? तो देखिए, एक न्यूरॉन का एंड, दूसरे न्यूरॉन का एंड, एंड जहां पर दो न्यूरॉन मिलते हैं, एक्सॉन डेंड्रॉन, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज साइनेप्स। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज विद द साइनेप्सिस। साइनेप्सिस इज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर वाला, मियोसिस वाला, ये साइनेप्स है। वहां पर स्पेलिंग बदलेगा, SIS लिख देगा, तुम कहोगे PSP से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। नहीं होएगा, वो गलत करवाने का तरीका है। अरे बोलो, साइनेप्स है वो क्या है? और साइनेप्स मेरे बच्चे कितने तरीके के होते हैं? दो। एक होता है केमिकल साइनेप्स और दूसरा होता है, बाबू बोलिए बोलिए, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। क्या होता है? इज इट क्लियर? तो आपके दिमाग में दो बातें आ गई, व्हाट इज साइनेप्स एंड व्हाट इज केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। दूसरी बात कई बार मैंने आपको पढ़ाया है, यही न्यूरॉन डायरेक्ट मेरे बच्चे किससे जंक्शन बना देगा? मसल से। किससे बना देगा बाबू? मसल से। ये तो तेरी दूसरी न्यूरॉन हो गई, ये तो तेरी दूसरी न्यूरॉन हो गई। न्यूरॉन से न्यूरॉन के जंक्शन को क्या बोलेगा? लेकिन जहां पर बाबू मसल और न्यूरॉन मिलेंगे उसे तूने मुझे सिखाया था न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। हम लोग इसके विषय में लोकोमोशन एंड मूवमेंट पर काफी बातें कर चुके हैं। आर यू एग्री विथ मी? तो देखिए बेटा, मैंने सिखाया क्या तेरे को, डेंड्रॉन ने यानी डेंड्राइट ने किसी स्टिमुलस को रिसीव किया, इंफॉर्मेशन को पास किया एक्सॉन की नर्व एंडिंग पर साइनेप्स बना या न्यूरोमस्कुलर। तो मैं तेरे दिमाग में ये क्वेश्चन डाल दिया, यहां से यहां से यहां कैसे होगा, ये सारे नाटक आपको पढ़ने हैं। ऐसे बना के छोड़ दो, ज्यादा मेहनत मत करो। आपके पास 30 सेकंड है। देखो सिस्टर ने बना भी लिया, सही है। जब टीचर कुछ फालतू बातें करता रहता है, होशियारी सीखो, इट विल इंक्रीज योर स्पीड। और नीट में बिना स्पीड के जिंदगी में कुछ पॉसिबल नहीं है। आप ये सोचो कि जिंदगी में अपनी लग्जरी को कुर्बानी नहीं देंगे और आप केवल जो है सुकून में जिंदगी जिएंगे जैसे आपने 9th-10th तक जिया है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 9th की पूरी बायो इक्वल टू 11th का 1 चैप्टर। इतना तो बुद्धि हो गई है। बोलिए, तो आपको स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी। बोलो भाई, बोल लीजिए दीदी, जो बोलना हो। आप दिल में मत रखिए कुछ, बीपी के पेशेंट हो जाएंगे सिस्टर, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड साइनेप्स। बोलो बच्चा, आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, नो सर, घोड़े कई है ना, और 1-2 टोपी पहन ले तो न दिखेगा ना समझ में आएगा। पूरा मुंह आंख तो ढक के रखा है। भालू नहीं बनना है यहाँ। चलो शाबाश, हाँ चलेगा, इतना नहीं है कंट्रोल। सेकेंड आप हेडिंग डालेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या हेडिंग डालेंगे बाबू? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको शॉर्टकट में आप बोलेंगे RMP। आर यू ओके? बोलो सर जी। जब आप बेटा जी किसी न्यूरॉन को देखेंगे, सपोज दैट ये न्यूरॉन बना लेता हूं मैं, और मैं न्यूरॉन का सिंपली एक्सॉन बना लेता हूं बेटा जी। बोलिए भाई, क्या बना लेता हूं बेटा जी? एक्सॉन। चलिए, मैं अगर आपकी भावनाओं का रिस्पेक्ट करूं तो साइटोन भी बना दूं, ऐसे डेंड्रॉन भी बना दूं, फर्क नहीं पड़ता मुझको, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए बना दिया है ना। इधर से बनाओ। अब ये मान लीजिए लंबा वाला एक्सॉन है बेटे, बोलिए। तो आप जानते हैं एक्सॉन सबसे लंबा पार्ट है किसी न्यूरॉन का। मेन अगर नर्व इंपल्स का कंडक्शन होगा तो किसमें होगा बेटे? एक्सॉन। तो देखिए, एक्सॉन में ये लिक्विड भरा पड़ा है भैया,
एग्जॉन में क्या भरा पड़ा है बेटे? लिक्विड भरा पड़ा है। तो लिक्विड जो अंदर है इसे यू कैन से एक्सोप्लाज्म, आर यू ओके? और चूंकि ये सेल है न्यूरॉन, तो इसे आप इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी बोल सकते हो कि नहीं? कोई शर्म तो नहीं है बोलने में? और हर सेल के बाहर भी लिक्विड होगा। अरे बोल भाई, सेल के बाहर लिक्विड होएगा कि नहीं? एंड दिस लिक्विड इज कॉल्ड एज ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। आर यू ओके? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर का फ्लूइड इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के अंदर का फ्लूइड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। बोलो अब जो है बेटे, अगर तू न्यूरॉन को देखेगा तो ये तेरा एक्सोलेमा है। ये क्या है? और एक्सोलेमा का ये कौन सा सरफेस है? आउटर। कौन सा सरफेस है? और ये कौन सा सरफेस है? इनर। दो सरफेस है कि नहीं एक्सोलेमा में? तो एक बात 100% क्लियर कर लीजिए। कितने परसेंट? रेस्टिंग कंडीशन में। किस कंडीशन में? किस कंडीशन में? रेस्टिंग कंडीशन का मतलब न्यूरॉन में कोई नर्व इंपल्स जनरेट बाहर की तरफ मेरे प्यारे बच्चों कैसा चार्ज होएगा? प्लस। अंदर की तरफ कैसा चार्ज होएगा? माइनस। अंदर के सरफेस पर कैसा चार्ज होएगा? माइनस। और बाहर के सरफेस पर प्लस। नहीं बुद्धि काम कर रही तेरी? बोलो भाई। तो रेस्टिंग कंडीशन में आपके न्यूरॉन पर बाहर की तरफ एट द आउटर सरफेस कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। जबकि अंदर के सरफेस पर नेगेटिव। और जहां भी तूने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, जहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन होगा, रिजल्टिंग इनटू द कॉल्ड एज पोलराइजेशन। नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा भाई, केमिस्ट्री पढ़ चुके हो बेसिक। क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं उसे? मतलब रेस्टिंग कंडीशन में तेरी न्यूरॉन कैसी होती है? पोलराइज्ड। और इतना भी पता कर लो किसी से, जहां भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन होगा मेरे बच्चे, वहां पर जनरेट होगा पोटेंशियल। क्या जनरेट होगा? क्या जनरेट होगा? रेस्टिंग कंडीशन में न्यूरॉन पर बाहर की तरफ कितना पोटेंशियल होएगा? फिर से लिख देता हूं यहां माइनस प्लस। बाहर की तरफ कितना पोटेंशियल होएगा? प्लस 70 मिलीवोल्ट। अंदर की तरफ कितना पोटेंशियल होएगा? माइनस 70 मिलीवोल्ट। रूल के मुताबिक हमें केवल और केवल कौन सा पोटेंशियल पढ़ना है नर्व फिजियोलॉजी में? अंदर का। माइनस 70 नहीं नशाखोरो, हाँ अंदर का पोटेंशियल पढ़ना है। अरे बोलो। तो आपको कभी भी पूरे नर्व फिजियोलॉजी में बाहर के सरफेस का पोटेंशियल, और इसमें कॉमन सेंस है जितना अंदर होगा उतना ही, लेकिन पोटेंशियल हम कहां का कंसीडर करेंगे? ये पोटेंशियल कितना होता है? किसकी वजह से आया? कब आया? कहां पर आया? एक्सोलेमा। कहां पर आया? कहां पर आया? एक्सोलेमा क्या है? एक मेम्ब्रेन। एक्सोलेमा क्या है? कब आया? रेस्टिंग स्टेज में। इसीलिए इस पोटेंशियल को मेरे बच्चे बोलेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आर यू ओके? जल्दी बनाइए। इन द रेस्टिंग स्टेज, लिखिए आधा लाइन। इन द रेस्टिंग स्टेज, इन द रेस्टिंग स्टेज, कॉमा करके, देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ एक्सोलेमा। पॉजिटिव चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ एक्सोलेमा and negative charge on inner surface of exolemma। लिखा भैया, negative charge on inner surface of exolemma called as polarization। Are you okay? Called as polarization। Next one, due to this potential generated at the membrane, potential generated at the membrane called as RMP। अच्छा,
RMP इक्वल टू -70 मिली वोल्ट। बोलो बच्चा, -70 मिली वोल्ट, ब्रैकेट में एवरेज लिख दो, -65 से -85 मिली वोल्ट। बोलो बेटा, इनर सरफेस ऑफ एक्सोलेमा, एट इनर सरफेस ऑफ एक्सोलेमा, ब्रैकेट में एट इनर सरफेस ऑफ एक्सोलेमा, एवरेज ये है बेटा, एट इनर सरफेस ऑफ एक्सोलेमा, एट इनर सरफेस ऑफ एक्सोलेमा। इज इट क्लियर? बोलिए भाई, मैंने तेरे दिमाग में यहां से 3 क्वेश्चन डाल दिया है, तुझे भले ना पता चले बेटे। सबसे पहला क्वेश्चन, बाहर प्लस चार्ज क्यों है, अंदर माइनस चार्ज क्यों है, ये -70 मिली वोल्ट कैसे आया? समझ गए? मैंने पढ़ाया नहीं है, तुझे फील हो रहा होगा तू पढ़ रहा, मैंने पढ़ाई नहीं है, मैंने रटवाया है। इन तीनों का जवाब ढूंढना पड़ेगा तुम्हें 1-2 लेक्चर में आगे के। बोलिए, बाहर पॉजिटिव चार्ज कैसे है, अंदर नेगेटिव चार्ज कैसे आया, और ये -70 कैसे आया? 3 क्वेश्चन दिमाग में जनरेट है। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। थर्ड बेटा, आयंस रिक्वायर्ड फॉर नर्व फिजियोलॉजी या इन्वॉल्व इन नर्व फिजियोलॉजी, सही है। नर्व फिजियोलॉजी में कौन कौन से आयंस चाहिए बेटा जी, इसे आप एक बार प्लीज समझ लीजिए। तो मैंने फिर से एक एक्सॉन बना दी है सर जी, यू हैव वेरी कॉमन सेंस, कि अंदर की तरफ बेटा जी ICF है, आर यू ओके? क्या है बेटा जी? ICF है, यानी एक्सोप्लाज्म है, आर यू ओके? एक्सोप्लाज्म है। बाहर की तरफ क्या है बेटा जी? ECF। क्या है बेटा जी? ECF। हमेशा सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अंदर की तरफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ओके, अगर मैं बात करूं इंट्रासेलुलर फ्लूइड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, सबसे पहली बात 5 आयन आपको जरूर पता होना चाहिए। कितने? 5 आयन्स। कौन कौन? अगर आप बात करोगे तो ECF में ज्यादा कौन है? सोडियम। कहां से? ICF। ECF में ज्यादा कौन है? क्लोराइड। कहां से? ICF। और बेटा जी ICF में ज्यादा कौन है? K+। कहां से? ECF। और क्या ज्यादा है? PO4 3-। और क्या ज्यादा है? नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। बोलो, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। तो बेटा जी ICF में क्या क्या ज्यादा है? पोटेशियम, फॉस्फेट, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। ECF में क्या क्या ज्यादा है? तो अगेन 5 क्वेश्चन आ गया, आखिर ये ECF में ज्यादा क्यों है और ये ICF में ज्यादा क्यों है? आधा लाइन लिख दो बेटे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+ एंड Cl-। concentration of Na+ and Cl-। बोलो भैया, Na+ and Cl- is higher बोलो in ECF than ICF। बोलो बेटे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, concentration of K+। बोलो बे, concentration of K+, negatively charged protein and phosphate are higher in the ICF ब्रैकेट में एक्सोप्लाज्म, हायर ब्रैकेट में एक्सोप्लाज्म देन ECF। ओके, ये भी क्वेश्चन आ गया। फोर्थ, आप क्या पढ़ रहे हो? बोलो, फंडामेंटल्स ऑफ नर्व फिजियोलॉजी। अब उसमें लिखो बेटा, परमेबिलिटी ऑफ एक्सोलेमा। परमेबिलिटी ऑफ एक्सोलेमा, आर यू ओके? परमेबिलिटी ऑफ एक्सोलेमा ब्रैकेट में मेम्ब्रेन, ब्रैकेट में मेम्ब्रेन।
परमेबिलिटी ऑफ एक्सोलेमा, ब्रैकेट में मेम्ब्रेन। देखो बेटा, किसी भी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, किसी भी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, मेम्ब्रेन तो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वही है। किसी भी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी डिपेंड करती है उसमें प्रेजेंट प्रोटीन पर। किस पर डिपेंड करती है? और यहां पर बेटा जी मैं बात तेरे से करना चाहूंगा कौन से प्रोटीन की? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की। कौन से प्रोटीन की बाबू? एनीवन प्लीज गाइड मी, व्हाट इज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन? क्या बोला? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो मेम्ब्रेन को एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस कर जाए। जैसे एग्जांपल के लिए प्रोटीन है, मेरे हाथ में छेद करके डालना शुरू करिए, उधर से निकाल दीजिए, ट्रांस हैंड हो गया ये, सही है, पूरे हाथ को क्रॉस कर गया ये, छेद करके। बोलो, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस कर जाना मेम्ब्रेन को। अरे बोलो ना, एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस कर जाना मेम्ब्रेन को, फॉस्फोलिपिड की लेयर को, पता है कि नहीं? फॉस्फोलिपिड, तो ये कहलाएगी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। यहां पर मैं आपको 3 तरीके के ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बताऊंगा। कितने तरीके के बच्चा जी? 3 तरीके के ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बताऊंगा, और उन्हीं पर हमारे एक्सोलेमा की क्या डिपेंड करेगी? लिखेंगे बेटा, परमेबिलिटी ऑफ एक्सोलेमा, परमेबिलिटी ऑफ एक्सोलेमा, दैट इज मेम्ब्रेन, लिखा बाबू, दैट इज मेम्ब्रेन डिपेंड्स अपॉन, बोलो भैया, डिपेंड्स अपॉन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। आर यू ओके? किस पर डिपेंड करेगी भैया जी? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पर डिपेंड करेगी। बोलो सर जी, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पर डिपेंड करेगी। आर यू ओके? और ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन लिखेंगे विच आर फॉलोइंग टाइप, विच आर फॉलोइंग टाइप। बोलो बच्चा जी, विच आर फॉलोइंग टाइप। आर यू ओके? देख बेटी, हर बच्चे को पता होगा, अगर मान लीजिए सर जी ये मैं एक एक्सोलेमा बना रहा हूं, तो एक्सोलेमा क्या है मेरे को सिखाओ। एक मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन में सर जी ये फॉस्फोलिपिड होएगा या नहीं, मेरे को गाइड करो। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होएगी। आर यू ओके बेटा जी? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, और ये मेरे बच्चे एक्सोलेमा हो गई तेरी, और एक्सोलेमा में मैंने यहां लिख दिया शॉर्टकट में एल। अगर मैं इसको बाहर का सरफेस मान लूं प्यारे बच्चे, तो दिस विल बी ईसीएफ, और ये अंदर का सरफेस, तो प्लीज गाइड मी, दिस इज आईसीएफ। कुछ बोला भी करो बेटा, इतना क्या शर्माना। यानी एक्सोप्लाज्म ये अंदर मान लिया। सबसे पहले प्रोटीन बेटा जी जो होते हैं, मैं लेना चाहता हूं लीक चैनल। क्या लेना चाहता हूं सर जी? अगर याद रखना इसमें कोई भी डिस्प्यूट या कंफ्यूजन आए तो प्लीज टेल मी विदाउट एनी हेजिटेशन। ये नहीं समझ में आएगा नर्व फिजियोलॉजी नील बटा सन्नाटा गुजर जाएगा तेरे ऊपर से। समझ गया कि नहीं? ये नहीं आया तो गए काम से, मत पढ़ो इससे बढ़िया नर्व फिजियोलॉजी। फिर तो इसको बहुत सीरियसली लेना, जब मैं पूछूं तो मुझे जवाब देना। हर चीज को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। बोलिए। तो बेटा लीक चैनल ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं मेरे बच्चे एलसी। आप बिल्कुल जल्दबाजी मत करना बेटा, यहां मैं आपको मेरे बच्चे पर्याप्त समय दूंगा, जहां समय देना है आपको समय मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज बाबू वोल्टेज गेटेड चैनल। व्हाट इज दिस? दिस इज शॉर्टकट में VGC। और एक बेटा जो आप पढ़े हुए हो बचपन से, मतलब जब से तुम 11th में आए हुए हो, सोडियम पोटेशियम पंप, ज्यादा बेटर इज कॉल्ड एज सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप।
सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप। आर यू ओके? तो एक हो गया वोल्टेज गेटेड चैनल और एक हो गया, तो अभी आई थिंक दुर्गेश सर इज एब्सेंट, तो मैं लेक्चर को कंटिन्यू करना है। और अगर आपको कोई नित्य क्रिया करना है तो यू कैन गो, पानी पीना है, नहाना धोना है तो आपकी मर्जी। ओके बेटा, मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। कर लूँ बेटे? कोई आपको परेशानी है, दुखी है आप मुझसे? अगर हैं भी तो आई डोंट केयर। ओके बेटे, मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोल मध्य प्रदेशी, नहीं तुझे दुख है लग रहा तेरे चेहरे से, घोड़ा कहीं क्या। हाँ मैंने बोल दिया तुझे आई डोंट केयर। लीक चैनल, आइए देखिए मेरे बच्चे, दो टाइप के लीक चैनल होते हैं, एक सोडियम के लिए होते हैं सर जी, एक पोटेशियम के लिए होते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं। अगर मान लीजिए आपके घर में बाथरूम में या किचन में एक नल जो है टैप लीक करने लगी है ना? अरे भाई खराब तो होती होगी ना कभी न कभी बेटा। कितने बाथरूम में कभी नहीं नल खराब होती, कभी देखा ही नहीं होगा। वो तो पापा की जिम्मेदारी है, मम्मी की जिम्मेदारी है। तो घोड़े जैसा 9 किलो खा के सो जाएगा। बोलो, पापा से पूछना, कभी कभी नल खराब हो जाती है तो उसको बोलते हैं पापा लीक करने लगी है नल। लीक करने का मतलब वो पानी बंद होगा ही नहीं, चालू ही रहेगा, टप 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 पानी गिरता रहेगा। रहेगा कि नहीं? बोलो, बहुत शर्मा के बोल रहे हो। पानी तो लीक का मतलब ऑलवेज ओपन, ऑलवेज। तो पहला पॉइंट लिख दूं क्या? अच्छा, ऑलवेज ओपन, ये हमेशा ओपन होंगे मेरे बच्चे। बोलो क्या ये मेरे बच्चों को क्लियर है? दूसरी बात, दूसरी बात बेटा जी, पोटेशियम के लीक चैनल की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना, और ये ग्रीन वाला सोडियम के लीक चैनल, ब्लू वाला क्या हो गया? पोटेशियम, और ग्रीन वाला। तो पहली बात ये ऑलवेज ओपन है। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बच्चा जवाब देगा, बाकी को बोलने की जरूरत। हाँ बता घोड़े, तू सबसे पीछे हाँ खड़ा होगा ना कि बैठे बैठे तू, तेरी लंबाई दिख जाएगी लोगों को, तू लंबा है, दुनिया को देखती है, मुझे कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है तेरे से। हाँ बोल, अगर पोटेशियम का चैनल और सोडियम का चैनल मैंने क्या लिख दिया मेरे बच्चे? तो तू बता बेटा पोटेशियम कहां से कहां जाना चाहिए? मैं यहां दूसरा लाइन तेरा लिख देता हूं, ये चैनल बाबूजी हमेशा पैसिव होते हैं। अब इशारा कर दिया है बेटे, अब जरूर बोलना मेरे बच्चे। हाँ तो बताओ कहां से कहां, हायर टू लोअर? नहीं तो बताओ ना, ICF टू ECF की ECF टू ICF? हाँ क्या पोटेशियम? अबे घोड़े, पोटेशियम कहां ज्यादा है? तो ECF से ICF कैसे लाएगा? सेंटी हो गया बेटा। हाँ इन्होंने मुझे सिखाया, मतलब आपने, मैं आपका मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहा हूं, जबकि आप महानालायक हैं। K+ से कहां से कहां? बोल फिर से। हाँ जी, और प्यारे बच्चों, ओ माते, समय मिलेगा, बी रिलैक्स्ड, कूल चिल। बर्फ मंगवाऊं? नहीं। सोडियम, हाँ सोडियम जो है कहां से कहां बाबू? पहले क्या बोला था? गाली दिया था मुझे। ECF टू, इज इट करेक्ट? बोलो भैया, पहले तो नालायकी किया था ना, नालायक कहीं का। हाँ तीसरी बार बैठ जाओ, 9 किलो खा के आ गया है सुबह सुबह। तो बोलो फटाफट पिताजी, पोटेशियम यहां जाएगा कि नहीं? जाएगा कि नहीं मेरे बच्चे? जाएगा, शाबाश। और बाबू जो है सोडियम ऐसे आएगा। आर यू ओके? अब देख मैंने पोटेशियम के लिए कितने बनाए हैं और सोडियम के लिए, तो तू अपना कॉमन सेंस लगा सकता है कि पोटेशियम के लीक
चैनल, शाबाश, बहुत 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 ज्यादा है देन द सोडियम लीक चैनल। जब 50 पोटेशियम के लीक चैनल होंगे एवरेज, और ये सच्ची घटना बता रहा हूं, अपने मन से हवा में नहीं तोप नहीं मार रहा हूं, तो सोडियम के कितने होंगे? तो यहां मैं 50 और 1 तो बना नहीं सकता था, तो बुद्धि काम करी। पोटेशियम के लीक चैनल बहुत ज्यादा होंगे देन द सोडियम लीक चैनल। लग रहा है ये सर मूड बना रहे हैं लेने के लिए यार लेक्चर। तो अभी मैं ऐसे कंटिन्यू करता हूं, जब वो मुझे आएंगे पकड़ के खींच के भेज देंगे तो मैं चला जाऊंगा, नहीं तब जब तक नहीं बोलते तब तक मैं पढ़ाता रहता हूं। आई एम इग्नोरिंग हिम, ओके, इग्नोर करके चलते हैं अपन। अभी एक बार राउंड मार के गए वो, चलो हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं, कोई बात नहीं। ओके, के प्लस लीक चैनल बहुत ज्यादा होंगे देन द। अब मेरे बच्चे बताते न्यूरॉन में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब विक्रम बैताल तू खड़ा हो जा, तू तेरे पीछे कोई नहीं है घोड़े, शाबाश, हाँ वेरी गुड बॉय। अब बता तू बेटा, अगर न्यूरॉन में कोई घटना नहीं हो रही है तो न्यूरॉन की परमेबिलिटी किसके लिए हाई होगी? सोडियम की पोटेशियम? मोहन बोल बोल बेटा, इतने पर से कूदने के बाद मैं मर भी नहीं सकता। कूदूंगा न पैर टूटेगा न मरूंगा, कुछ नहीं होगा मेरी जिंदगी में। मैं कूदूं कहां से? तो तू कहेगा उधर से जाके कूदो। क्यों कूदूं? तेरे चक्कर में है ना? नहीं तू मुस्कुरा तो बड़ा रहा था कि नहीं जाके उधर से कूद जा। फिर से सोच मेरे बच्चे, एक चॉकलेट 25 पैसे का इनाम, 50 पैसे प्रमोशन हो गया। 25 पैसे बहुत पुराना केस। सोच बेटे सोच, शाबाश, दे अपने ब्रेन को धक्के जिसमें कुछ नहीं है। अच्छा सोडियम नहीं होगा तो पोटेशियम ऑब्वियसली होगा। थैंक यू मेरे भाईजान, रिस्पेक्टेड भाईजान। पोटेशियम के लीक चैनल कितने हैं और सोडियम के? तो बाबू परमेबिलिटी किसके लिए ज्यादा होगी? गजब कर रहे हो यार। मान लो मैं यहाँ पर बेटे, ये गर्ल्स हैं, ठीक है बाबू, पहचान रहे हो ना बेटा, लड़कियां हैं ये। हाँ बाद में पूछोगे नहीं मुझे तो नहीं दिख रही है। और ये 3 रो छोड़ के बाकी लड़के हैं। डन? लड़कियों को मैंने पोटेशियम मान लिया, तुझे मैंने सोडियम मान लिया, सारे लड़कों को। लड़कियों के लिए मैंने 50 गेट बना दिया निकलने के लिए इस रूम से, और तेरे लिए 1 निकाला। तो बोल, लड़कियां ज्यादा क्लासरूम के बाहर भागेंगी कि लड़के? नहीं, तेरे अकॉर्डिंग तो लड़के ही भागेंगे ना, क्योंकि तू लड़का है। मेल ईगो बोलो सही है। तो यहां तूने मेल ईगो लगा दिया क्या? कह रहा है ऐसा क्या? बात निकली कहां से निकल गई कहां तक? क्यों भाई? ये बच्चा दूसरों से इशारा कर रहा कि बात निकली पोटेशियम से, निकल गई मेल ईगो तक। अब तो नहीं भूलेगा बेटा। वेरी क्रेजी। बैठो। अब देखिए बेटा जी, अब देखिए मेरे बच्चे, क्लियर सबको? किसके लिए परमेबिलिटी हाई होगी? वो भी वेरी हाई। 50 पोटेशियम निकलेंगे तो 1 सोडियम आएगा। तो एक जोलेमा इज हाईली परमिएबल फॉर द एंड नियरली इम्परमिएबल फॉर द सोडियम। अंग्रेजी सीखी, क्या बोला? नियरली। अरे 50 पोटेशियम जाएंगे, 1 सोडियम आएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा मेरे को? बोलो बोलो। नहीं समझ में आया? जैसे इस क्लास में मान लो कि 50 बच्चे मेरे पास बैठ के पढ़ रहे हैं, बोलो, एक बच्चा ये नालायक चला गया मुझसे गुस्से होके, आई डोंट केयर। लेकिन 50 बच्चे चले गए, एक घोड़े को छोड़ गए, आई विल केयर, क्योंकि घोड़े को पढ़ा के मिलेगा क्या? अरे बोलो, है क्यों भैया? देखो आप बड़े बढ़िया समझ में आ रहा है इस बच्चे को, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एकदम दिल खुश हो गया। अब आजा बेटा, अभी फिर तेरा नंबर आ रहा है कालिया, है ना? वोल्टेज गेटेड चैनल। देखो मेरे बच्चे,
पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल। आर यू ओके बेटे? पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल, ये बंद कर देता हूं बेटा, पहले तो बंद है, देखो गेट, गेट बंद है ना बेटे? हाँ जी। और सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल, इसके भी गेट बंद करने पड़ेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि ये ऑलवेज ओपन। सुनाई दे रहा किसी को? हाँ जी बेटे, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल, ये गेट है बेटा। ये बेटा जी यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज फॉर सोडियम VGC, बोलो बाबू, एंड दिस इज, आर यू ओके सर जी? पहली बात मेरे बच्चे, ये चैनल जो हैं ये इसकी तरह ऑलवेज ओपन तो देखो, गेट यहां खुला है, यहां गेट, हाँ जी बेटे। तो इनकी बेटा जी मुझे सिखाइए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग, बहुत ध्यान से पढ़ना मेरे बच्चे, मजाक अपनी जगह है लेकिन बी सीरियस। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड चैनल, या सुन लीजिए बाबू, अगर कहीं केवल चैनल लिखा है तो चैनल मतलब कौन सा चैनल? चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल या चैनल, भूलोगे तो नहीं बेटे? डिपेंड्स अपॉन, गेस इट, इसका नाम क्या है पढ़ो? इसका गेट किसकी वजह से खुलता है? डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज, मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बोलो बोलो सर जी, मतलब वोल्टेज ऑन मेम्ब्रेन, बोलो। तो ये हमेशा खुले हुए, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग किस पर डिपेंड करेगी? दूसरे बात प्यारे प्यारे बच्चों, ये भी कैसे होते हैं? पैसिव। तो अगर ये ओपन होंगे, क्या कंडीशन लगा दिया? इफ ओपन, तो इसमें के प्लस कहां से कहां? ICF टू सोडियम, कहां से कहां बेटे? आर यू एग्री विथ मी? तीसरी बात प्यारे प्यारे बच्चे, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल बहुत ज्यादा हैं, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल बहुत 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 ज्यादा हैं पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल से। अगर ये सरजी 150 है तो ये 1 है। बोलिए, देख लीजिए, यहाँ 3 बनाया था, यहाँ 5 बनाया है, समझ में आ रहा? अब मेरे को बताइए, अभी आप इसको सोच के बोलना, ये तो हमेशा खुलेंगे नहीं। रेस्टिंग कंडीशन में मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी किसके लिए ज्यादा है? मान लीजिए ये तो हमेशा खुलते नहीं, पोटेशियम वोल्टेज चैनल, मान लीजिए सोडियम पोटेशियम वोल्टेज चैनल, तो पोटेशियम लीक चैनल तो हमेशा खुला है, ये भी खुल गया, कोई कंडीशन बनी, मैंने 2 कंडीशन दिया, एक कंडीशन बाबू दिया, ए कंडीशन, बी कंडीशन। ए कंडीशन में केवल क्या खुले हुए हैं, और दूसरे में K प्लस LC प्लस K प्लस, बताओ मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कब ज्यादा होगी पोटेशियम के लिए? बी में, क्योंकि इस दौरान 2 चैनल खुले हुए हैं, बोलो, और इस दौरान केवल, नहीं समझ में आता। मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पोटेशियम के लिए कब ज्यादा होगी? दोनों चैनल, नहीं मानोगे? क्योंकि बेटा इससे भी पोटेशियम बाहर जाएगा, इससे भी जाएगा और इससे भी जाएगा, तो परमेबिलिटी ज्यादा हुई नहीं यार, नहीं मान रहे हो? अब बताइए सर जी मुझे दूसरा केस, मान लीजिए एक कंडीशन है ए, एक कंडीशन है बी, K प्लस LC तो खुले खुला है, क्या है? ओपन है, ये तो इसको तो बंद कर ही नहीं सकता। तो मान ले बी कंडीशन में कौन खुल गया? ओपन। अब बता मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी किसके लिए हाई होगी? नहीं तो पोटेशियम, सोडियम, क्यों भैया?
वेरी गुड, क्योंकि ये 50 है तो ये क्या है, तो ये 150 अंदर आएंगे तो ये मात्र 50 ही। समझ गयो या नहीं? कब मेम्ब्रेन के लिए परमेबिलिटी हाई होगी? जब सोडियम पोटेशियम चैनल खुलेगा तो सोडियम के लिए परमेबिलिटी क्या होगी? ये बातें याद रह जाएंगी कि गजनी की तरह उस समय मुंह देखोगे? बेटा ये चीज समझ में आ रही कि नहीं? बताइए, अगर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गया तो परमेबिलिटी किसके लिए हाई होगी? सोडियम के लिए। पोटेशियम के लिए? क्योंकि सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल नंबर में बहुत। शाबाश। तीसरा बेटा जी, ये आपने पढ़ा हुआ है मेरे बच्चे। थर्ड देखिए बाबूजी, थर्ड ध्यान दीजिए, ये मैं बना रहा हूं सोडियम पोटेशियम पंप 1 2 3, है ना? 1 2, सही है बेटे? ये पंप है, एक प्रोटीन है, इसमें देख गिन गिन 1 2 3, किसकी बाइंडिंग साइट है? सोडियम बाइंडिंग साइट। मतलब इससे मैक्सिमम कितनी सोडियम जुड़ सकती है? हाँ? और ये किसकी साइट है? पोटेशियम बाइंडिंग साइट। क्या है? ये कितना है? 2। आप समझिए, पहली बात इनकी भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सुन रहे हो सर? डिपेंड्स अपॉन, सुन रहे हो? मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये बात क्लियर हो गई? और तूने पढ़ा था ये बात कि ये पैसिव नहीं होता, एक्टिव होता है। मतलब क्या यूज करेगा और कहां से कहां मूव करेगा? लो टू हाई। आर यू ओके? अगर बेटा जी ये ओपन हुआ, अगर इफ ओपन, तो जल्दी से आप में से कौन बच्चा बताएगा? अगर ये ओपन हुआ तो इसको सबसे पहले क्या चाहिए? एटीपी किसमें टूटेगा? एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस क्या निकलेगी? एनर्जी। तो सोडियम कहां ज्यादा है? बाहर। तो ये कितने सोडियम बाहर ले जाएगा? 3 अगेंस्ट ग्रेडियंट। और कितने पोटेशियम अंदर लाएगा? 2। बोलो, अलोंग अगेंस्ट पोटेशियम के ग्रेडियंट के अगेंस्ट। तो बोलो, इफ ओपन 3 सोडियम कहां से कहां जाएंगे? ICF 2 सावस अगेंस्ट हो रहा कि नहीं? और 2 पोटेशियम कहां से कहां जाएंगे? बोलो, याद रह जाएगा? ये बात क्या मेरे बच्चों को क्लियर है पूरा का पूरा? जल्दी से बनाइए बेटा जी, बिना बात किए फटाफट जल्दी से बनाए, बात लगे फटाफट बनाइए। और डाउट हो पूछिए, डाउट पूछिए मुझसे जल्दी जल्दी। जाइए, जल्दी बनाइए, बातें नहीं। बातें नहीं भैया, पूछ लो ना मुझसे। हाँ जी, जी बेटा,
वोल्टेज गेटेड चैनल है, फर्स्ट पॉइंट में एमपी के फुल फॉर्म क्या है? किसका बेटा? मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बेटा ध्यान से सुना करो। समझ में आ रहा बच्चा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? गुड। कहीं भी डाउट हो बताते जाइए। डाउट पूछने में बिल्कुल मत हेजिटेट करिएगा बेटा इस पार्ट में, बिकॉज दिस इज टफेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी जो आप पढ़ रहे हैं, बट आई विल मेक इट इजीएस्ट, डोंट वरी। जो जितना टफ होगा उस पर मैं उतना मेहनत करूंगा, ठीक है? हाँ जी। बातें नहीं। काम नहीं कर रहा है सही। चलूं आगे? कल क्लास लगा देते हैं, है ना, 9 बजे से 4 बजे तक। 1 घंटे का ब्रेक कर लेंगे, 9 से 4 कर ले लेते हैं। गला तो खराब है लेकिन कोशिश करूंगा धीरे धीरे थोड़ा पीछे डाउन रखूंगा और कर लेंगे कुछ कोशिश। हाँ जी, आएंगे सब लोग? आइए एक बार मजे लीजिए थोड़ा लंबे क्लास का, बाई सिंगल टीचर, है ना? कौन कौन आने में अनेबल है एकदम ऑनेस्टली बताइए, जिनका जेन्युइन, जैसे आपका तो बात हो गया, मेरा बता दीजिए। नहीं आना है उसी हिसाब से मुझे प्लान करनी पड़ेगी ना बेटा, क्योंकि मुझे जो है दोनों क्लास को मर्ज करके बैठाना है। जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगा क्लास में एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तब तक आप नहीं आएंगे, हैं? अभी मैं जाके दोनों क्लास का रिव्यू लेके फिर उसके बाद अनाउंस करवाऊंगा, ठीक है? हाँ जी। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। हेडिंग डालिए, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन फिजियोलॉजी। फंडामेंटल खत्म हुआ, अब हम पढ़ेंगे बेटा जी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन फिजियोलॉजी, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन फिजियोलॉजी।
लंबू बेटा जरा स्टूडेंट गिन के बता दे बेटे कितने हैं टोटल तेरी क्लास में। हाँ अभी बेटा खड़ा हो जा, तो तुझे कायदे से दिखेगा, लंबा है इसलिए बोला है। मैकेनिज्म ऑफ नर्व फिजियोलॉजी। हाँ बातें की है मेरे बच्चे। हाँ जी देखो बेटे, जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं बेटे, है ना, तो मैकेनिज्म में मैं एंटर करूं उससे पहले आप 2 अंग्रेजी सीख लीजिए। थैंक यू बेटा जी। हाँ देखिए, जब आप जो है बेटा जी न्यूरॉन फिजियोलॉजी पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले 2 अंग्रेजी सीख लीजिए। एक अंग्रेजी की मीनिंग है एक्साइटेबल, एक्साइटेबल, सॉरी मीनिंग बोल रहा हूं, 2 अंग्रेजी बोल रहा हूं, इसका मीनिंग तो मैं सिखाऊंगा ना। एक्साइटेड, कोई बोले न्यूरॉन एक्साइटेबल है, सही है, कोई बोले न्यूरॉन एक्साइटेबल है, व्हाट डज इट मीन? न्यूरॉन एक्साइटेबल होने का मतलब बेटा जी ये है कि न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में अभी है ना, यानी कि न्यूरॉन पोलराइज्ड है, यानी कि न्यूरॉन, अब आएगा असली बात, नर्व इंपल्स कंडक्शन, बोलो कर रही है कि नहीं? शाबाश, नहीं कर रही है, समझ गए? हाँ, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? एक्साइटेबल, है ना, बोलिए। आप ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए कोई डेड बॉडी है, तो क्या वो कोई काम कर सकती है? नहीं। वैसे ही आपके सेल में हर कोई, बॉडी में हर कोई नर्व इंपल्स जनरेट, हर कोई नर्व इंपल्स जनरेट, कौन नर्व इंपल्स जनरेट करता है? न्यूरॉन, या तो ज्यादा से ज्यादा एक्शन पोटेंशियल करती है मसल, मसल में पढ़ाया था कार्डियक मसल। तो बेटा एक्शन पोटेंशियल कौन प्रोड्यूस कर सकता है? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल यानी नर्व इंपल्स तभी प्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि न्यूरॉन क्या है? अगर पोलराइज्ड नहीं होगी तो न्यूरॉन कभी नर्व इंपल्स कंडक्शन, मतलब न्यूरॉन पर प्लस माइनस का डिफरेंस नहीं होगा तो वो नर्व इंपल्स कंडक्शन, तो न्यूरॉन एक्साइटेबल है मतलब वो पोलराइज्ड है, मतलब नर्व इंपल्स कंडक्शन नहीं कर रही, मतलब रेस्टिंग स्टेज में है। बोलो। एक्साइटेबल का मतलब न्यूरॉन के अंदर एक्साइट होने की एबिलिटी है। एक्साइट होने की एबिलिटी का मतलब क्या होता है? नर्व इंपल्स कंडक्ट करने की एबिलिटी। लेकिन अभी नर्व इंपल्स कंडक्शन, जैसे मान लीजिए आप दौड़ने के काबिल हैं लेकिन अभी दौड़ नहीं रहे हैं, बोलिए। अब यहाँ एक डेड बॉडी लाऊं, वो दौड़ेगी? काबिल कौन है? आप जो जिंदा है। अरे बोलिए ना। अब बोलूंगा न्यूरॉन एक्साइटेड है, मतलब न्यूरॉन किस कंडीशन में पहुंच गई है? डीपोलराइज्ड, मतलब कि नर्व इंपल्स कंडक्शन हो रहा है। तो मतलब अब तुम दौड़ रहे हो। मैं बोलूं कि तुम सब बैठे हो, मैं बोलूं बच्चों तुम दौड़ने के काबिल हो, मतलब एक्साइटेबल, मतलब किस कंडीशन में हो? अभी दौड़ नहीं रहे हो, मतलब नर्व इंपल्स कंडक्शन नहीं हो रहा। तुम एक्साइटेड हो मतलब दौड़ रहे हो, मतलब किस कंडीशन में हो? दौड़ रहे हो, मतलब नर्व इंपल्स कंडक्शन हो रहा है। एक ऐसे एनालॉजी ले लिया, एनालॉजी समझते हो ना? फंक्शनल सिमिलरिटी, मतलब देसी सा, अभी तो बुद्धि काम कर रही ना। तुम सब बैठे हो, मैं बोल सकता हूं कि तुम दौड़ने के काबिल हो,
मतलब तुम एक्साइटेबल मैं कहता हूं कि तुम दौड़ रहे हो मतलब तुम ऑलरेडी एक्साइटेड हो। नहीं समझ में आ रहा? दोनों का मीनिंग क्लियर है? तो न्यूरॉन कब नर्व इंपल्स करेगी, किस स्टेज में? न्यूरॉन कब रेस्टिंग में रहेगी? आर यू ओके? नर्व फिजियोलॉजी की मैकेनिज्म में बेटा 5 फेजेज आते हैं। पहला फेज होता है बेटा न्यूरॉन रेस्टिंग में है, पोलराइजेशन। अरे बोलो मतलब न्यूरॉन क्या कर रही है? रेस्ट। अब आ गई मान लो कुछ मिल गया उसको, डीपोलराइजेशन मतलब न्यूरॉन नर्व इंपल्स कंडक्शन यहां कर रही है कि नहीं? नहीं, यहां क्या कर रही है? अब न्यूरॉन को फिर से आराम देना पड़ेगा काम होने के बाद, तो फिर से क्या करना पड़ेगा? पोलराइज, रीपोलराइज। बोलो ना यार। और रीपोलराइजेशन के दौरान न्यूरॉन क्या हो जाएगी? हाइपर पोलराइज। क्या हो जाएगी? और हाइपर पोलराइज से फिर से उसको नॉर्मल स्टेज में लाने को बोलते हैं रिकवरी फेज। क्या बोलते हैं? तो मैकेनिज्म में कितने फेज पड़ेंगे? 5। लेकिन ये रीपोलराइजेशन में ही क्या आ जाएगा? हाइपर पोलराइजेशन। इसलिए टोटल कितने फेज हो जाएंगे? 4 लिखेंगे बेटा, नोट करके पहला 2 पॉइंट। न्यूरॉन इज एक्साइटेबल। Neuron is excitable, comma, it means it is polarized. It is polarized. That is, no nerve impulse conduction taking place. No nerve impulse conduction taking place. That is, neuron is in resting state. बोलो भैया, न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेट। सेकेंड लिखेंगे, नोट, न्यूरॉन इज एक्साइटेड। सेकेंड नोट, न्यूरॉन इज एक्साइटेड, दैट इज इट इज डीपोलराइज्ड। That is, nerve impulse conduction taking place. Nerve impulse conduction taking place. बोलो बच्चा। Nerve impulse conduction taking place. बोलो बाबू। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मेरे बच्चे नोट के बाहर। न्यूरॉन फिजियोलॉजी इन्वॉल्व्स फॉलोइंग प्रोसेसेस। Neuron physiology involves following processes. फटाफट, following processes. पहला, polarization. Polarization. Second, depolarization. पहला polarization, second depolarization, third repolarization. Repolarization, fourth hyperpolarization, fifth recovery phase. Recovery phase, are you okay बेटा? Recovery phase, हाइपर के बाद रिकवरी फेज। हेडिंग डालिए पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, हेडिंग डालिए पोलराइजेशन। हाजी देखिए, देखिए बेटा जी, पोलराइजेशन देखिए ध्यान से। सही है भाई? पोलराइजेशन देखिए ध्यान से। सबसे पहला स्टेप होगा पोलराइजेशन। अब मैं आपके कई सवालों के जवाब दूंगा। कई सवालों का जवाब अब आपको मिल जाएगा मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए।
बहुत ध्यान से सुनना, कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज कन्वे मी, तुरंत मुझे बताइए फटाफट, ठीक है? घबराना नहीं है एकदम, शर्माना नहीं है एकदम। बेटा थोड़ा सा चीजें बहुत अच्छे लेवल पर डिस्कस होती हैं तो आपको ये प्रॉब्लम कर सकती हैं, तो एकदम बिना किसी हेजिटेशन के क्वेश्चन पूछ लेना। वैसे तो मैं इतना इजी पढ़ाऊंगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल भी डांट नहीं पड़ेगी। अगर आप मुझसे कोई भी डाउट पूछते हैं तो डोंट वरी अबाउट दिस, यू विल गेट आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे सिली हो, चाहे गंदा हो, आई डोंट केयर, मैं आपको आंसर दे के ही मानूंगा। ये रहा ईसीएम, और ये सर जी शाबाश, और ये सर जी एक्सोलेमा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देख मेरे बच्चे, मैंने तेरे को बोला था, मैंने तेरे को कि बाहर सोडियम ज्यादा है, क्लोराइड ज्यादा है, अंदर पोटेशियम ज्यादा। क्यों? सबसे पहले समझिए, पोलराइजेशन का मतलब दुनिया जानती है। कौन सा स्टेज? रेस्टिंग। कौन सा स्टेज? रेस्टिंग स्टेज में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक्टिव होता है सोडियम पोटेशियम पंप। कौन एक्टिव होगा सर जी? सही है ना? पूरा नाम इज एडिपेज पंप। आर यू ओके? सोडियम पोटेशियम पंप, बोलो सर जी। सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या है? और अभी अभी तूने मुझसे पढ़ा है, सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा और 2 पोटेशियम को अंदर फेंकेगा। बोलो नहीं पढ़ा? ये तो आरबीएस सर ने पढ़ाया था, कई बार तुम पढ़ चुके हो, अभी भी मुझे देख रहे हो अजीब तरीके से। बोलिए बेटा, तो सोडियम पोटेशियम पंप ने एक एटीपी का यूज करके 3 सोडियम बाहर फेंक दिया और 2 पोटेशियम अंदर फेंक दिया। बोलो मेरे बच्चे, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो क्या इतनी भी बुद्धि नहीं है कि अगर सोडियम को मैं निकाल निकाल के बाहर फेंकूं, बोलिए, तो सोडियम बाहर ज्यादा होएगा कि नहीं सर जी? लोग बढ़ता जाएगा मेरे बच्चे। और क्या पोटेशियम अंदर बढ़ता जाएगा कि नहीं मेरे बच्चे? आर यू एग्री? इशारा होने लगा है कि सोडियम बाहर ज्यादा क्यों है, पोटेशियम अंदर। बोलिए। दूसरी बात बेटा, आपको पता हो ना हो, किसी से पता कर लो, पूरे मोहल्ले से पता कर लो, दुनिया में बायोलॉजिकल लेवल पर अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा सोडियम से प्यार कौन करता है? क्लोराइड। तो क्लोराइड भी पतली गली बाहर ही होंगे कि नहीं ज्यादा? तो इसीलिए अब तेरे समझ में आएगा कि सोडियम की सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत है तो वो किससे है? तो इसीलिए सोडियम चूंकि बाहर फेंका जाता है तो उसके पीछे पीछे कौन जाएगा? क्लोराइड। तो ऑटोमेटिकली बाहर ज्यादा क्या हो जाएंगे? सोडियम एंड। आर यू ओके? दूसरी बात मेरे बच्चे, कॉमन सेंस लगा, सेल के बाहर एनर्जी ज्यादा चाहिए कि सेल के अंदर? सेल के अंदर। तो एटीपी जब टूटेगी तो क्या क्या निकलेगी? एडीपी और इनऑर्गेनिक। तो इसीलिए प्यारे प्यारे बच्चे, फॉस्फेट ज्यादा कहां होगा? और सेल के अंदर ज्यादा प्रोटीन होगी कि बाहर? अंदर। इसीलिए नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी कहां ज्यादा होगा? अंदर। नहीं बुद्धि काम कर रही तेरी। और याद रखना, पोटेशियम ज्यादा प्यार किससे करता है? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन से। और सोडियम किससे ज्यादा प्यार करता है? आर यू एग्री? तो सोडियम किसके साथ रहना पसंद करेगा? और पोटेशियम? प्रोटीन मत बोलो, नेगेटिवली चार्ज।
इतनी बात क्लियर? क्या हमें ये बात पता चल गई कि वाई सोडियम क्लोराइड इज मोर आउटसाइड एंड वाई पोटेशियम फॉस्फेट एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन आर मोर इनसाइड? ये बात समझ में आई? अब दूसरा पर्सपेक्टिव इसका समझिए। इतनी बात किसी को दिक्कत कर रही? इसमें दिक्कत भी है तो परेशान मत होना, कुछ आपका बिगड़ने वाला नहीं है। आप यहां से समझना कोशिश करिए, ये वाला समझ में आना चाहिए। देखिए, सोडियम पोटेशियम पंप क्या यूज करके सोडियम को बाहर फेंक रहा है? मतलब पैसा खर्च कर रहा है, एनर्जी खर्च कर रहा, मेहनत कर रहा। अरे बोलो, तुम्हें मैं बोलूं बेटा, एक बाल्टी जानते हो ना, बाथरूम में होती है नहाने के लिए शावर के साथ। हाँ, अच्छा, हाँ, बाल्टी पानी लेके छत पर चढ़ जाओ 10वें मंजिल पर, बोलो तो एनर्जी खर्च होगी कि नहीं तेरी? तो यहाँ अगेंस्ट ग्रेडियंट जा रहा था, एनर्जी खर्च होगी ना। मैं कहूँ कि बेटा 10वें मंजिल से एक बाल्टी पानी नीचे गिरा दे सड़क पर, ऐसे मारेगा बिना एनर्जी के पानी गिर जाएगा? अरे बोलो, वो पैसिव हाई टू लो और एक्टिव लो टू। तो यहाँ एनर्जी खर्च हो रही कि नहीं? अच्छा खासा एनर्जी खर्च हो रही है। तो एनर्जी खर्च करके सोडियम पोटेशियम पंप ने सोडियम को कहाँ भेजा और पोटेशियम को कहाँ लाया? और आप क्यों भूल रहे हो सर जी? कौन हमेशा खुला है? और यहां मूवमेंट कैसे होता है? हाई टू। पता लगा ये बेचारा मेहनत करके पोटेशियम को कहां लाया और सोडियम को कहां ले गया? सोडियम पतली गली लीक चैनल से अंदर। नहीं खोपड़ी काम कर रही तेरी? आएगा कि नहीं? तू रोक नहीं सकता। अरे बोलो ना, सोडियम पतली गली। चलो, सोडियम को ज्यादा दुख नहीं होगा क्योंकि सोडियम के लीक चैनल कम है। एक सोडियम आया, लेकिन पंगा तो तब है मेरे लल्लो जब फटाफट क्या निकल जाएंगे? निकलेंगे कि नहीं? ये बेचारा एटीपी खर्च करके लाएगा, वे धड़ाक बाहर। अरे बोलो, बाहर भागेंगे कि नहीं? और पोटेशियम को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता था? जब पोटेशियम बाहर निकलेगा, ये लाएगा अंदर, ये भागेगा बाहर। और उसको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता था? अब ये बेचारा पीछे पीछे भागा। अरे बोलो, भागा कि नहीं? लेकिन एक्सोलेमा बोलेगा भाई तू बाहर। एक्सोलेमा क्या बोलेगा? तू बाहर। एक्सोलेमा इज इम्परमिएबल फॉर द नेगेटिवली चार्ज, जबकि हाईली परमिएबल फॉर द पोटेशियम। पोटेशियम बाहर और अंदर से रोता हुआ कौन मिलेगा? क्योंकि एक्सोलेमा उसको बाहर। तो पोटेशियम जब छोड़ के जाएगा अपने प्यार करने वाले को तो उसको भी दुख होगा। तो ये बेचारा अंदर से रोएगा, ये बाहर से रोएगा। ये बाहर चला गया, ये अंदर से रोएगा। तो बाहर कैसा चार्ज, अंदर कैसा चार्ज? दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। नहीं समझ में आयो? नहीं समझ में आयो? और इसी चार्ज डिफरेंस की वजह से मेरे बच्चे, बाहर कितना पोटेंशियल 70, अंदर कितना पोटेंशियल? तो मेम्ब्रेन पर रेस्टिंग कंडीशन में पोटेंशियल कितना आ गए हो? -70 मिली वोल्ट। नहीं समझ में आया? बोलो बेटे। तो अब आप मेरे को बताओ, RMP इज मेंटेन्ड बाई सोडियम पोटेशियम पंप या पैसिव डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम? आप नशा पिए हैं, बोथ। क्योंकि हाँ, बोथ, क्योंकि अगर ये पोटेशियम अंदर नहीं लाएगा तो ये बाहर कैसे जाएगा? घोड़ों। नहीं समझे? दोनों का कंबाइंड एफर्ट है मेरे बच्चे। क्यों क्रेजी हो जाते हो एकदम? तो RMP इज मेंटेन्ड बाई व्हाट? बोथ
एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, और दूसरा पैसिव डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम। पैसिव डिफ्यूजन ऑफ सोडियम मैं काउंट ही नहीं करूंगा, क्योंकि 50 पोटेशियम जाएंगे तो 1 सोडियम आएगा। मैंने बोला ना, एक स्टूडेंट जाएगा मेरे क्लास से तो मैं बोलूंगा आई डोंट केयर, लेकिन 49 जाएगा तो क्या बोलूंगा, आई विल केयर। रोजी रोटी खतरे में आ जाएगी ना। देखो बोल नहीं बोलो बेटा, तो मैं सोडियम के आने को इग्नोर करके चलूंगा। नहीं समझ में आया? क्योंकि नहीं आया। तुम्हारा जो है यस बोन नो बोन डिफेक्टिव है, ये लड़की जो है मुझे कंफ्यूज करती है। जैसे मैं बोलता हूं नहीं समझ में आया, फिर जब घूरता हूं कहती this is the defect in S and no bone. Atlas is called a yes bone and Axis is called as no bone. तेरा दोनों मिक्स है। हाँ देखो कह रही ना, हाँ। बना लिया बेटे? कोई बात नहीं बेटा, बनाने के लिए जगह छोड़ के लिखो बेटे। इन द बनाना ही है। हाँ जी, वीडियो ना मत खेल, पीडीएफ में से बना। सॉरी, अभी बनाना है। आपने बोला जगह छोड़ो। हाँ जगह छोड़ूंगा, फिर मैं जाऊंगा तब तुम बनाओगी। हाँ, इन द रेस्टिंग स्टेज, मुर्गा खा गया ये। हाँ, इन द रेस्टिंग स्टेज, खा बेटा खा, ठंडी चल रही, खा। इन द चलेगा, इन द रेस्टिंग स्टेज। क्यों सादिया गिर रही हो बेटा? नहीं गिरना है मेरे बच्चे, खड़े रहना है बहादुर बच्चों की तरह जिंदगी में। इन द रेस्टिंग स्टेज, कॉमा, देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ एक्सोलेमा। रिपीट हो रहा, there is positive charge on outer surface of exolemma and negative charge on inner surface of exolemma. Negative charge on inner surface of exolemma called as polarization. Called as polarization. Are you okay beta? During this stage, membrane potential is minus 70 millivolt. Membrane potential is minus 70 millivolt, called as RMP. हाँ जी बेटे, नोट करके लिखेंगे मेरे बच्चे, या तो डायरेक्ट लिखो चलेगा। During resting stage, during resting stage, comma, sodium potassium pump is active and is constantly transport 3 sodium from ICF to ECF. Are you okay? 3 sodium from ICF to ECF and 2 potassium from ECF to ICF. 2 potassium from ECF to ICF against concentration gradient. Against concentration gradient. बोलो बच्चा। By using 1 ATP. By using 1 ATP. बोलो भाई। Next one. This active transport of sodium and potassium. This active transport of sodium and potassium is opposed by लिखा भैया, opposed by passive diffusion of K plus, सही है, डॉट देखिए, as K plus move from ICF to ECF. K plus कहां से गया, कहां गया, कॉमा, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन फॉलो इट। इसको फॉलो करेंगे, बोलो भाई।
नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। बट एक्सोलेमा इज इम्परमिएबल फॉर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। बोलो भैया, एक्सोलेमा इज इम्परमिएबल फॉर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। बोलो बाबू, Therefore, positive charge appears on the outer surface of exolema. Positive charge appears on the outer surface of exolema. Bracket में due to K plus. Are you okay? Bracket close. And negative charge appears on inner surface of exolema. And negative charge appears on, बोलो भाई, on inner surface of exolema. Bracket में due to negatively charged protein. शाबाश, बोलो बेटे। नेक्स्ट पॉइंट, पैराग्राफ चेंज। ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप and passive diffusion of K plus, passive diffusion of K plus, comma करके, membrane potential is maintained at minus 70 millivolt. Membrane potential is maintained at minus 70 millivolt. लिखा, called as RMP. शाबाश बेटे, कॉल्ड एज RMP। नोट करके लिखिए, इन रेस्टिंग स्टेज, फटाफट लिखिए, पॉइंट वाइज बताइए कहां गलत लिखवा रहा हूं। इन रेस्टिंग स्टेज, पहला, एक्सोलेमा इज मोर परमिएबल फॉर K प्लस। बोलो सही है, एक्सोलेमा इज मोर परमिएबल फॉर K प्लस। बोलो बाबू। सेकेंड, एक्सोलेमा इज नियरली इम्परमिएबल फॉर Na प्लस। बोलो यार, एक्सोलेमा इज नियरली इम्परमिएबल फॉर Na प्लस। सही है? नेक्स्ट, एक्सोलेमा इज इम्परमिएबल फॉर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। एक्सोलेमा इज इम्परमिएबल फॉर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। आर यू ओके? हाँ जी। नेक्स्ट, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव कि इनएक्टिव है? एक्टिव। शाबाश, लिखा बेटे, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव। नेक्स्ट, Na plus VGC, that is Na plus चैनल। बोलो ओपन की क्लोज, मार खाओगे। VGC क्लोज, Na प्लस लीक चैनल थोड़ी बोला है यार, VGC बोला है, और VGC मतलब चैनल। Na प्लस VGC, that is चैनल, क्या लिखा? क्लोज। नेक्स्ट पॉइंट, K प्लस VGC, that is चैनल, बोल क्लोज। नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा बेटा। हाँ, दिस इज अबाउट द पोलराइजेशन। हेडिंग डालिए डीपोलराइजेशन। और मुझे आप बताइए यहां तक आपको क्या डाउट है? आया मजा पढ़ के कि नहीं? बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़िए। डीपोलराइजेशन कल के लेक्चर में, मतलब अब मंडे को आएगा, ठीक है, तो उसको देखेंगे। आप अपनी अटेंडेंस बना के रखिए, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। पढ़िए, डाउट पूछिए, कहीं भी दिक्कत हो मुझे बताइए प्लीज, एनी डाउट।